ईरान इजराइल वॉर की तो ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को अपने बर्बाद हुए एटमी ठिकानों की निगरानी करने की अनुमति दे दी है। 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान ने IAEA को न सिर्फ बैन कर दिया था बल्कि उसकी टीम को देश से निकाल भी दिया था। युद्ध के बाद से ही ईरान IAEA की टीम को ईरान में एंट्री देने से मना कर रहा था, लेकिन अब उसने इस टीम को यानी IAEA को निगरानी करने की अनुमति दे दी है। तो सवाल यही है कि आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया है? क्या उसने अपने एटमी कार्यक्रम से जुड़ी सभी अहम जानकारी और यूरेनियम कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि IAEA की निगरानी का परिणाम क्या होगा? इजराइल ने फिर से हमला किया तो ईरान पलटवार के लिए क्या पूरी तरह से तैयार है? ईरान की नौसेना ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में युद्धाभ्यास कर चुकी है। ईरान इजराइल पर समुद्र से हमले करने की पूरी तैयारी कर रहा है। पिछले युद्ध से सीख लेते हुए ईरान ने अपनी कर्मियों को दूर कर लिया है। ईरान ने अपने अहम ठिकानों की सुरक्षा चाक चौबंद कर ली है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर फिर से हमला किया तो इस बार युद्ध का वो दरवाजा खुल जाएगा जिसमें पूरा अरब जलने लगेगा। इजराइल और ईरान में दूसरे युद्ध का अलार्म तब बजने लगा जब ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस बात के इनपुट्स मिले कि इजराइल ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। यह जानकारी मिलने के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान इजराइल से एक और जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार ईरान का पलटवार और भी ज्यादा जबरदस्त होगा। अरागची ने अरब देशों से अपील की है कि वो इजराइल से अपने संबंध तोड़ ले, इस ईरान का साथ दे ताकि इजराइल को सबक सिखाया जा सके। ईरान इजराइल में युद्ध का खतरा तब मंडराया जब ईरान का एटमी मिशन शुरू हो गया। रिपोर्ट के अनुसार ईरान रूस और चीन की मदद से अपने परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। अपने परमाणु कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ईरान ने कूटनीति भी तेज कर दी है। ईरान की यही कूटनीति इजराइल को रास नहीं आ रही। खामनेई की एटमी गतिविधि ने नेतन्याहू और ट्रंप को परेशान कर दिया है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ट्रंप किसी भी वक्त इजराइल को हमले की अनुमति दे सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल और ईरान में दूसरी जंग की आशंका बढ़ गई है। ईरान ने IAEA को दी निगरानी की मंजूरी, तो इसके बाद सवाल यही है कि इजराइल किसी भी वक्त क्या हमला कर सकता है। हालांकि ईरान ये दावा कर रहा है कि अगर ये युद्ध होता है तो अरब के कई देश इससे प्रभावित होने वाले हैं। इस बीच ट्रंप का भी सीधा संकेत आ चुका है। इजराइल को फ्री हैंड दिया गया है। अगर ईरान किसी भी तरीके का गलत कदम उठाने का प्रयास करेगा तो इजराइल उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। इधर अफगानिस्तान के कंधार से एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों और सेना की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। वजह है कि वो खौफनाक शिविर जिसे दुनिया एक बार ओसामा बिन लादेन के सबसे कुख्यात ट्रेनिंग कैंप के तौर पर जाना करती थी। इस कैंप का नाम है अल फारूकी फिदाई शिविर। 2001 में अमेरिकी हवाई हमलों से तबाह किए गए इस ठिकाने को फिर से जिंदा कर दिया गया है और अब ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के कब्जे में है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है कि 27 अगस्त 2025 को इस्लामाबाद पुलिस ने TTP से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इस आतंकी ने जो खुलासे किए उसने पाकिस्तान सरकार की नींव हिला दी। यह आतंकी इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला करने वाला था। उसने यह कबूल किया है कि उसकी ट्रेनिंग अल फारूकी शिविर में ही हुई है। इस शिविर में नए दौर के फिदाइन हमलावरों की फौज तैयार की जा रही है और खास तौर से अब यहां पर आपको बता देते हैं कि यह अल फारूकी शिविर का काला इतिहास क्या है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो यह ठिकाना अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में है। पहाड़ों के नीचे ये बनाया गया था ताकि किसी की नजर ना पड़ सके। ओसामा बिन लादेन हर साल यहां पर 1000 आतंकियों को ट्रेनिंग दिया करता था। यहीं से प्रशिक्षित आतंकी अमेरिकी और रूसी सेना पर हमले करते थे। 2001 में अमेरिका ने हवाई हमले से इसे ध्वस्त कर दिया था और उसके बाद लंबे समय तक यहां कोई भी नहीं आया। लेकिन अब
2 दशकों के बाद ये शिविर फिर से जिंदा हो चुका है और इसका संचालन कर रहा है हाजी लाला। पाकिस्तान सरकार और सेना की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ट्रेनिंग लेकर निकले आतंकी सीधे पाकिस्तान की सीमा पार करके हमले करते हैं। राजधानी इस्लामाबाद तक टीटीपी के नेटवर्क का फैल जाना पाकिस्तानी सिस्टम की कमजोरी दिखाता है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि शिविर से निकले आत्मघाती हमलावर पहले ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा चुके हैं। अगर तहरीक-ए-तालिबान के मकसद की बात की जाए तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के पास 6000 से 7000 के लगभग लड़ाके हैं। इसका उद्देश्य है कि पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू हो। यह संगठन पाकिस्तान की संसद और अदालतों के कानून को गैर इस्लामी बताकर खारिज करता है। महिला अधिकार, शिक्षा और विवाह संबंधी कानूनों का खुला विरोध करता है। उधर पाकिस्तान लगातार आरोप लगा रहा है कि टीटीपी को हथियार और शरण अफगानिस्तान से मिलती है। काबुल की खुफिया एजेंसियां आंख मूंद कर इन्हें सपोर्ट करती हैं, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार इन आरोपों को सिरे से नकारती है और इसे पाकिस्तान की आंतरिक विफलता बताती है। इस रिपोर्ट के बाहर आने से पूरा दक्षिण एशिया खतरे की नई आंच महसूस कर रहा है। अगर अल फारूकी शिविर से निकलकर फिदाइन पूरे पाकिस्तान में फैलते हैं तो हालात सीरिया जैसे गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकते हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन से निकला आतंकवाद अक्सर भारत की सरहद पर आकर ही टकराता है। अमेरिका और नेटो के लिए यह एक पुराना डर जगाना है, क्योंकि यही कैंप कभी उनके खिलाफ तबाही का ठिकाना बने थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नई साजिश एक बार फिर भारत और दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। जानकारी ये कह रही है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद को पारंपरिक हथियारों से आगे ले जाकर अब हाईटेक ड्रोन, क्वाडकॉप्टर और ऑटोमेटेड हथियारों से लैस करने की साजिश रच रहा है। यह खुलासा इसलिए खतरनाक है क्योंकि अब तक जैश के हमले रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और आत्मघाती दस्ता तक सीमित थे, लेकिन अब अगर इन आतंकियों को ड्रोन और क्वाडकॉप्टर मिल गए हैं तो सीमा पार से हथियारों की स्मगलिंग से लेकर ड्रोन स्ट्राइक तक की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। पाकिस्तानी सेना खुद जैश के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने वाली है। ब्लैक मार्केट से रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार और मशीन गन तक पहुंचाया जा रहा है। यही नहीं, डिजिटल फंडिंग के जरिए जैश अब अरब देशों से करोड़ों रुपए जुटा रहा है, जिनका सीधा इस्तेमाल हथियार खरीदने और नेटवर्क मजबूत करने में किया जा रहा है। पाकिस्तानी करेंसी के लगभग 800 से 900 मिलियन हर साल जैश तक पहुंचते हैं। मसूद अजहर ने ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार के बाद अब भारत पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला करने की साजिश रचनी शुरू कर दी है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद का रिश्ता बेहद गहरा है। दिलचस्प बात तो यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान के खिलाफ हमले करता है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तानी सेना जैश की मदद कर रही है। यह सीधा सबूत है कि पाकिस्तान दोहरे खेल से भारत पर आतंकी बाढ़ लाना चाहता है। सुरक्षा एजेंसियां ये मान रही हैं कि जैसे ही जैश को हाईटेक ड्रोन और क्वाडकॉप्टर मिलते हैं, भारत की सुरक्षा के लिए यह खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई आसान हो जाएगी, सीमा पार से हवाई हमला संभव होगा और रणनीतिक ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया जा सकेगा। यानी अब पाकिस्तान की नापाक साजिश सिर्फ सीमा पर गोलीबारी तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के बड़े शहरों और ठिकानों तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान का यह कदम न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आतंकियों को हाईटेक हथियार देने का मतलब साफ है कि दक्षिण एशिया में न्यूक्लियर शैडो के बीच हाईटेक टेररिज्म का नया युग शुरू हो सकता है। पाकिस्तान की नई आतंकी साजिश बेनकाब कर दी गई है, जिसमें हाईटेक हथियारों के सुराग मिले हैं जो जैश को मिलने वाले हैं, और ये अपने आप में बेहद खतरनाक है। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात अमेरिका की करते हैं, जहां मिनियापोलिस शहर के
एनुसिएशन कैथोलिक स्कूल में बुधवार को हुई गोलीबारी ने दुनिया भर को दहला दिया है। सुबह की प्रेयर के दौरान अचानक गोलियों की बौछार सुनाई दी। गोलियों की बौछार ने बच्चों को अपना निशाना बनाया। 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और 17 से अधिक लोग घायल हुए। हमलावर ने बाद में खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। FBI ने शुरुआती जांच में इसे धार्मिक नफरत से प्रेरित आतंकी हमला बताया है। न्यूक इंडिया और यहूदी विरोधी नारे, हमलावर रॉबिन वेस्टमैन के हथियारों पर लिखे नारे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। राइफल और मैगजीन पर लिखा था न्यूक इंडिया, यानी भारत पर परमाणु हमला करो। माशाअल्लाह इजराइल मस्ट फॉल, इजराइल का पतन होना चाहिए। किल डोनाल्ड ट्रंप। इतना ही नहीं, उसकी एक बंदूक पर लिखा था 60 लाख पर्याप्त नहीं थे, जो सीधा यहूदियों के नरसंहार का जिक्र था। पहले कि किस तरीके से अमेरिका में मिनियापोलिस में हुई है गोलीबारी और जिसमें साफ तौर पर जो हमलावर था उसकी बंदूक पे लिखे हुए नारे, रॉबिन वेस्टमैन के हथियारों पर लिखे हुए नारे सबसे ज्यादा चौंका रहे थे। राइफल और मैगजीन पर साफ तौर पर लिखा हुआ था न्यूक इंडिया, माशाअल्लाह इजराइल मस्ट फॉल, किल डोनाल्ड ट्रंप। इतना ही नहीं, उसके एक बंदूक पर यह भी लिखा था कि 60 लाख पर्याप्त नहीं थे, जो सीधा यहूदियों के नरसंहार का जिक्र था। तो इससे साफ है कि हमलावर किसी कट्टर इस्लामी विचारधारा और यहूदी विरोधी नफरत से प्रभावित था। हमले से पहले वेस्टमैन ने अपने YouTube चैनल पर हथियारों का जखीरा दिखाते हुए वीडियो भी डाला था। उसने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो ये हथियार इस्तेमाल होंगे। उसके पास 2 जनरल भी मिले, जिनमें एक 60 पन्नों का और दूसरा 150 पन्नों का है। दोनों सिरिलिक भाषा में लिखे गए हैं और उनमें धार्मिक नफरत और हिंसक विचारधारा का जहर भरा था। रॉबिन एक ट्रांसजेंडर था। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स अधिकारों पर प्रतिबंधात्मक फैसले लिए थे। माना जा रहा है कि इन नीतियों से उसके अंदर गुस्सा भर गया था। हथियारों पर ट्रंप को मारने की धमकी उसके राजनीतिक विरोध को भी उजागर करती है और इस हमले ने अमेरिका की घरेलू राजनीति और धार्मिक नफरत दोनों को एक साथ बेनकाब कर दिया है। उधर हमलावर ने भारत और इजराइल को भी टारगेट किया। न्यूक इंडिया का मतलब है भारत पर परमाणु हमला। अब सवाल यह है कि अमेरिका में बैठे एक युवक के दिमाग में इतनी खतरनाक सोच कैसे आई? तो जांच एजेंसियां ये मानकर चल रही हैं कि वो कट्टरपंथी इस्लामी नेटवर्क और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से प्रभावित था। यह हमला सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि भारत और इजराइल जैसे देशों के लिए भी गंभीर चेतावनी है। FBI के निदेशक काश पटेल ने कहा है कि यह हमला घरेलू आतंकवाद और धार्मिक नफरत का नतीजा है। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या रॉबिन वेस्टमैन किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा था या उसने अकेले ही इस साजिश को रचा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हथियारों पर भारत विरोधी यहूदी नारे किसने लिखवाए और किसने वेस्टमैन को इस विचारधारा से प्रभावित किया। मिनियापोलिस के खून से सनी जमीन से एक और आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। हथियारों पर भारत के खिलाफ न्यूक हमले का आह्वान, इजराइल को खत्म करने की धमकी और डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का ऐलान। सवाल यह है कि क्या अब अमेरिका के अंदर पल रहा कट्टरपंथी जहर भारत और इजराइल तक भी हमला बोलने की तैयारी कर रहा है? तो संकेत से सावधान रहने की जरूरत है। चलिए इसी के साथ वर्ल्ड वॉच पे अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।